हेलो चिंटूलाल। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है मेरे चिंटूस? हाँ, बढ़िया है। और आज फिर से आपके समक्ष हम मौजूद हैं अगले चैप्टर को लेकर के। क्या? एन एल एम फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का पी वाई क्यूज एक साथ करेंगे, है ना? सबको एक साथ निपटाएंगे, ठीक है? आइए, चलिए शुरू करते हैं। आई होप तुम भी तैयार होगे। हाँ, तैयारी चल रही होगी, तरीके से जम के फोड़ने तोड़ने के चक्कर में लगे होगे, एनएससीपी को धुआं धुआं करने के चक्कर में लगे होगे, हाँ? ठीक है, तो शुरू करा किया जाए आज का सेशन, आज का प्यारा सा सेशन अपना, लगभग सा। क्या 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 है भाई? तो एन फ्रिक्शन टॉपिक आज का क्या रहेगा अपना? टॉपिक आज का रहेगा डिस्कशन ऑफ थोड़ा पेन वेन सेट कर लूँ मैं। डिस्कशन ऑफ एन एस ई पी वाई क्यू। हाँ, चैप्टर नेम, चैप्टर नेम जो है वो होगा एनएलएम फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है? ओके, ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अभी 2023 में जस्ट आया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? कितना आसान सा क्वेश्चन है, मतलब बताने की इच्छा तो हो नहीं रही है, पर बताना पड़ेगा, क्या करें। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, 3 kg का ब्लॉक है, सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द 5 kg ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ ए रोप ए बी, है ना? एक ए बी रोप है, इसका भी मास दे रखा है कि 2 kg है ना? हाँ, when pulled by an upward force if the whole system experience an upward acceleration of 2.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है ये अपने को चेक करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है भाई साहब? भाई साहब ऐसा है कि आप देखो, नेट एक्सेलरेशन जो है कितना, 2.19 है। तो हम नेट फोर्स की अगर बात करें तो एफ अपवर्ड डायरेक्शन में -5g, 2g और 3g, -5g प्लस ऑफ 2g प्लस ऑफ 3g, दैट इज इक्वल टू 3 to 5 10 टाइम्स ऑफ ए, 10 टाइम्स ऑफ ए, है ना? तो ये आ गया अपना एफ माइनस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ जी, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ए। क्लियर है? तो एफ का वैल्यू कितना आ गया भाई? 10 इंटू ए दे रखा है 2.19 है, 2.19 प्लस 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू ये 21.9 प्लस 100, 100 दैट इज इक्वल टू 121.9। ये एफ का वैल्यू होगा, एफ का वैल्यू, हाँ, एफ का वैल्यू इतना ही आ रहा है लगभग 121.9। क्लियर बात? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब पूछा जा रहा है नेट फोर्स ऑन द रोप ए बी इज 24 न्यूटन। क्या ए बी पे 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? ए बी पे 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है क्या? ए बी का मास कितना है? ए बी का मास है 2 kg। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2.19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स ऑन द रड ए बी शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द ए बी किसके बराबर होगा भाई? नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर। तो मास तो 2.19 है और एक्सेलरेशन है अपना 2 kg। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लग जाएगा 2.19 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4.38 न्यूटन। बट ऐसा है नहीं, ये 24 न्यूटन दे रखा है, ये भी सही नहीं है, गलत है। ठीक है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा? मिड पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लूँ कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, हाँ, ये फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ये जो इसका मास
इसके मिड पॉइंट पे पूछ रहा है वो। तो टोटल मास 2 kg है तो इसका मास 1 kg होगा। इसको एक रस्सी से कनेक्ट कर दिए, फिर इसको भी जो है 1 kg मास दे दिया गया, और इसको जो है एक और 3 kg से कनेक्ट कर दिया गया, 3 kg से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें जो टेंशन आएगा, दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू टेंशन माइनस टोटल 4 टाइम्स ऑफ जी। तो मिड पॉइंट पे टेंशन माइनस नीचे 4g लग रहा है, 1g प्लस 3g 4g, ऊपर टेंशन लग रहा है, तो टेंशन माइनस 4 टाइम्स ऑफ जी इक्वल टू टोटल मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन 2.19। तो ये हो जाएगा टी शुड बी इक्वल टू 40 प्लस 8.76 है ना। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 48.76 न्यूटन। तो टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप ए बी इज 48 न्यूटन है ना, लगभग इतना आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ एफ निकाल लिए, ये दोनों में से कोई नहीं है, तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। अब बोला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए काइंड ऑफ इंटरलॉक इज शोन इन द फिगर। A surface, all surface are smooth and frictionless. The body mass M has mass 1 kg and block M 15 kg. The time M take to reach the base if it released at height of 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर के हाइट से इसको रिलीज किया गया, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। चलो, हालांकि बात ऐसा है कि भाई, तो आप सोच रहे होगा कि सर ये तो इधर भी चल रहा होगा, ये इधर भी चल रहा होगा, पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इधर चल रहा है उससे कोई मतलब है क्या, नहीं है, नहीं है, है क्या, नहीं है, नहीं है। तो हमको सिर्फ हम मान लिए कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो वेज है वो A1 से चल रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो है A2 से चल रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो टोटल टेंशन दिस इज T1 है ना, और ये आ गया अपना T2। तो सॉरी T2 नहीं होगा, दोनों हर जगह टी, ये भी टी 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 टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। ठीक है, ये भी क्या होगा टी। तो भाई 15 kg वाले ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहा है, 2t सी डी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू A1, क्योंकि हमने इसको A1 कंसिडर किया है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करें इस पे छोटे वाले चिंटू सा ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। चिंटू सा ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहा है मेरा लाल, ऊपर लग रहा है टी और नीचे लग रहा है mg। तो हम लिखेंगे mg माइनस टी इक्वल टू एम इंटू A2। अब A2 आ गया, A1 आ गया, दोनों के बीच का रिलेशन हम बचपन से पढ़ते हैं, T डॉट A, द समेशन ऑफ T डॉट A इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ T डॉट A का मतलब T1 डॉट T डॉट A, वो इस पे टोटल टेंशन 2T लग रहा है, तो 2T डॉट ऑफ A1, दोनों टेंशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव होगा, तो 2T डॉट A1 प्लस टेंशन अपवर्ड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो ये आ जाएगा T डॉट A2 कॉस ऑफ 180, मतलब माइनस साइन के साथ कॉस 180 की जगह पे माइनस साइन सीधा लिख दें, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ T डॉट A2 इक्वल टू 0। तो T ने T को चिर दिया, तो 2A1 मेरे जो है 2A1 जो है इक्वल टू A2 के बराबर आ गया। ठीक है, 2A1 किसके बराबर आ गया, A2 बराबर। तो इसका मतलब A1 शुड बी इक्वल टू A2 बाई 2, यहाँ हम इसलिए लिखते हैं A1 इक्वल टू A2 बाई 2। तो टेंशन जो है, टेंशन इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ, क्योंकि एम का वैल्यू कितना दे रहेगा 15 दे रखा है, 15 टाइम्स ऑफ A1। अब A1 जो है A2 बाई 2 है, तो A1 को A2 बाई 2 लिख दें, ये 2T इक्वल टू, तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाई 4। और इसी को उठा करके यहाँ चिपका दे, तो आपको एक अच्छा सा इक्वेशन मिलेगा, mg माइनस 15A2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 15A2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू m, मास कितना रखा है
एक का मास 1 है तो 1 टाइम्स ऑफ A2। क्लियर बात, क्लियर बात। अब ये इसको खोपचे में ले जाओ और सोल्व कर लो, खोपचे में ले जाओ, सोल्व करो, सोल्व करो इसको भाई, सोल्व करो। बैठे बैठे देखना नहीं है, बस बैठे बैठे देखना नहीं है, पूरा प्योर कॉपी पेन कलम किताब लेकर के बैठना है और तब सोल्व करना है, ठीक है। बैठे बैठे सिर्फ वीडियो देख रहे हो, वीडियो नहीं देखना। mg माइनस ऑफ mg इक्वल टू डायरेक्ट कर देना A2 प्लस 15 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 19 A2 बाई 4। तो एम का है कितना वैल्यू 1 kg, तो 10 1 इंटू 10 दैट शुड बी इक्वल टू 19 19 A टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4। हमें A2 चाहिए तो ये 40 बाई 90, 40 बाई 90 ये जो है A2 आ गया। तो A2 लगभग 2 आ रहा है क्या, A2 लगभग 2 आ रहा है क्या। A2 देखो आप, A2 कितना है, इसको लगभग अप्रोक्सीमेट 2 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी थोड़ा, हाँ A2 इक्वल टू कितना आ रहा है अपना, लगभग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से टाइम गिरने में, टाइम इक्वल टू एच हाइट से गिरने में 2 h बाई ए का वैल्यू कितना है 2 है, अब एच का वैल्यू कितना है 4 है, तो आप यहाँ ले लो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 का रूट, 2 ने 2 को चीर दिया तो आंसर शुड बी इक्वल टू 2 सेकेंड। अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड तक। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बता दो बता दो बता दो बता दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर अपना 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा। ये है कहानी अपना क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि a wedge of mass m rests on a horizontal frictionless surface, a block of mass m starts sliding down through the rough inclined surface of the wedge to its bottom during the course of the motion. The center of the mass of the block and the wedge system, ब्लॉक और वेज सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का क्या सीन है। हालांकि ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में आना चाहिए था, पर हाँ इसमें टाइप हो गया। चलो सोल्व कर लेते हैं ना, आखिर क्या ही चला जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं, सोल्व करने में क्या जाता है, ठीक है। सोल्व करने में कुछ जाता है भाई, सेंटर ऑफ मास पढ़ रखे हो ना तुम, सेंटर ऑफ मास अगर पढ़ रखे हो तो फिर तो सोल्व तो कर ही सकते हैं। क्यों चिंटूस, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या, अरे गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं गलत नहीं बोल रहा भाई। तुम देख फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है ये, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, अरे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास भाई कोई फोर्स लग नहीं रहा है, उसको चेंज कौन कर देगा, कौन है जो उसको चेंज कर देगा, कौन है, कोई है ही नहीं जो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। अब ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इस ब्लॉक को यहाँ रख दिया, ये एंगल मान लो थीटा है, तो नीचे क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, या वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है ये जी, तो वाई डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज होगा, हालांकि इस पे चेंज नहीं होगा। इस इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, पर इसका तो चेंज हो रहा है ना, इसका चेंज हो रहा है ना, तो ओवरऑल तो चेंज होगा वाई डायरेक्शन में। भाई ये नीचे आ रहा है, ये अगर ऊपर जाता तब हम कह सकते थे कि भाई नेट वेलोसिटी 0 हो गया, पर ये तो स्थिर है, ये वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा कुछ, और एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, है ना, और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ऑप्शन आप चेक करो, देखो कौन सा है सही, डज नॉट मूव एट ऑल, move horizontally with a constant speed, move horizontally with increasing speed, moves vertically with increasing speed।
सेंटर ऑफ मास वर्टिकली मूव कर रहा है स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड से, ठीक है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है रॉकेट, हाँ रॉकेट फ्यूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। भाई तुम पढ़ रखे होगे कि फोर्स जो है बचपन से पढ़ रखे होगे कि फोर्स जो है डी ऑफ पी बाई डी टी होता है। तुम बचपन से यही पढ़ रहे हो कि फोर्स जो है डी पी बाई डी टी होता है, फोर्स जो है डी पी बाई डी टी होता है। और हम P को m भी लिखते हैं, ये भी तुम बचपन से जान रहे हो। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कुछ इस तरीके से करेंगे कि v इंटू डी एम बाई डी टी प्लस 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 m इंटू डी वी बाई डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी। ये कहानी है किसका? फोर्स का, फोर्स का, है ना। पर भाई सवाल यहाँ ये है कि जब रॉकेट उड़ रहा होता है, जब रॉकेट उड़ रहा होता है तो यहाँ से गैस इससे बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसका डीएम बाई डी टी, रॉकेट का डीएम बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? रॉकेट का डीएम बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर, मतलब चेंज कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो रॉकेट का डीएम बाई डी टी निगेटिव होगा। पहले एम ज्यादा था, बाद में कम हुआ, टाइम जैसे ही बढ़ा तो फाइनल एम कम हुआ, है ना। तो वो डीएम बाई डी टी हो गया। इसका मतलब फॉर केस ऑफ द रॉकेट, या कोई भी ऐसा केस हो जिसमें बाहर निकल रहा है मटेरियल किसी वेलोसिटी से, तो वो जो फोर्स लग रहा है तो उसमें मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो उसका, उसके लिए, किसके लिए? जिससे मटेरियल बाहर निकल रहा है, जो या फ्यूल हो या गैस हो या कुछ भी हो, है ना, उसके लिए डीएम बाई डी टी तो निगेटिव हो ना, क्योंकि टाइम के साथ गैस जो उसके अंदर था वो बाहर निकल रहा है, जो फ्यूल अंदर भरा पड़ा था वो बाहर निकल रहा है ना। तो फोर्स का वैल्यू यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, माइनस भी इंटू डी ऑफ एम बाई डी टी। क्यों? क्योंकि डी एम बाई डी टी क्या है? नेगेटिव है। अब ये फोर्स के बराबर है, ठीक है, ये फोर्स के बराबर है। ओके, अब बोल रहा है कि रॉकेट फ्यूल इज कैपेबल ऑफ गिविंग एन एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक कोई भी पार्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो हो तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो तुम ये जो v है, ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ये v रिलेटिव ही है कि रॉकेट जो है उसके रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से नीचे जा रहा है। जो रॉकेट ऊपर चल रहा है उसके स्पीड में कितने वेलोसिटी से नीचे गैस जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना। वो तो ये भी जो है वही है। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ एफ का वैल्यू जीरो होगा, एफ का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, आप यहाँ देखो एम इंटू एम इंटू डी वी बाई एम इंटू, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ इसे, एम इंटू डी वी बाई डी टी माइनस ऑफ v इंटू डी ऑफ एम डिवाइडेड बाई डी टी। ये जीरो हो गया, इसका मतलब m इंटू डी वी बाई डी टी जो है v इंटू डी एम बाई डी टी के बराबर होगा। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां से आप ये चेक करोगे तो डी वी बाई डी टी जो है v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, ये बाई एम हो गया, है ना। अब दोनों तरफ टाइम के साथ से इंटीग्रेट कर दे, तो डी टी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी डी टी से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो, डी टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी का इंटीग्रेशन फाइनल वेलोसिटी v दैट शुड बी इक्वल टू
v रिलेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई एम, इनिशियली एम नोट से कोई एम फाइनल तक, ठीक है। तो हमसे वेलोसिटी बोला गया कि वेलोसिटी दे रखा है कि पूछा क्या गया, द फ्यूल रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ द पेलोड टू प्रोवाइड एन एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर सेकेंड, कि अगर 12 किलोमीटर पर सेकेंड का एग्जॉस्ट वेलोसिटी हमें चाहिए भाई 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड का एग्जॉस्ट वेलोसिटी के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड का एग्जॉस्ट वेलोसिटी के लिए जो फोर्स लग रहा था वो अलग है, मतलब ने उस टाइम पे नेट फोर्स 0 आ रहा, ठीक है। अब जब वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो तब क्या होगा, उसकी कहानी पूछा जा रहा है। तो कैसे सोचेंगे इसका, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, कैसे सोचे इसके बारे में बताओ। कि भाई जो अपने को ये अपना आया कि v जो है v दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, v रिलेटिव इनटू ln ऑफ m फाइनल अपॉन m नोट, ठीक है। v रिलेटिव इनटू ln ऑफ m फाइनल अपॉन m नोट, ये अपने को आंसर आएगा v का वैल्यू। तो भाई v जो है v रिलेटिव ln ऑफ m फाइनल अपॉन m नोट के बराबर है, ठीक है। अब भी ये है क्या, ये है एग्जॉस्ट वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये v रिलेटिव क्या है, ये वो है जो फ्यूल 1 kg का फ्यूल उतना वेलोसिटी एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे सकता है। रॉकेट फ्यूल इज कैपेबल ऑफ गिविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ, रॉकेट का फ्यूल, वो फ्यूल जो है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड का एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे सकता है ना। तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड का एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे सकता है। तो जब हमें 12 किलोमीटर पर सेकेंड का एग्जॉस्ट वेलोसिटी चाहिए तो कितना मास का रिक्वायरमेंट होगा, कितना मास जो है बर्न आउट करेगा पर सेकेंड बाहर की तरफ, ताकि जो है वो 12 किलोमीटर पर सेकेंड का आपको एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे पाए। तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब जो ये फॉर्मूला आया कि v इक्वल टू म्यू रिलेटिव, ये 12 दैट इज इक्वल टू 2.5 इनटू ln ऑफ m नोट अपॉन मतलब m फाइनल अपॉन पर केजी की बात कर रहा है तो ये 1 हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जब इसे डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 12 अपॉन 12.2.5, दिस इज व्हाट, दिस इज 120 या 12 भी है ना, 12 किलोमीटर पर सेकेंड और 2.5 किलोमीटर 2.4 है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये 2.4 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5g इक्वल टू ln ऑफ m नोट अपॉन m फाइनल अपॉन m नोट का वैल्यू 1 है, पर के जी का बात कर रहा है, ये पर के जी का बात कर रहा है ना। तो ये आ जाएगा m फ्यूल का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 e के पावर 5 इंटू 1, मतलब m फाइनल अपॉन m नोट जो है e के पावर 5 आएगा, यहाँ देखो आप e के पावर 5 आएगा, ठीक है। तो m फाइनल जो आएगा वो m नोट इंटू e के पावर 5 आएगा, समझे बात। तो m नोट का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि पर के जी की बात कर रहे हैं ना, तो m फाइनल जो है वो 1 इंटू ई का वैल्यू होता है 2.7 के आसपास होता है, 7.3 या 7.1 के पावर 5 करो आप, तो 2 के पावर 5 कितना आएगा, 2 के पावर 5 आएगा लगभग 2.7 है ना, 2.7, ये 2.7 के पावर 5, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्या किया जाए ना, सोचते हैं, बताओ कैसे 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 करें, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ये आइडिया। जब आप 2.71 के पावर 5 करोगे ना तो ये लगभग जो है
148 के आसपास आंसर आएगा, 148 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर जो नज़दीकी है जो है 147.4 है, तो यही आंसर होना चाहिए, है ना। अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो ना भाई कि 3 के पावर 5 मैक्सिमम कितना होगा, 2.7 है, ये तो 2.7 है, 3 के पावर 5 4 कितना हो जाएगा, 81, 81 इंटू 3 243, तो 243 से तो कम ही होना चाहिए, तो 243 से तो कम जो है एक ही दिख रहा है, ए सी, ऐसे ये अप्रोच लगा करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट द पुलीज एज्यूम टू बी लाइट एंड स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, acceleration of the system can be determined considering conservation of certain physical quantity, the physical quantity conserved and the acceleration respectively। कौन सा क्वांटिटी कंजर्व होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स 4g माइनस 2g डिवाइडेड बाई 4 + 2 6, ये आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 6, मतलब ये आ जाएगा g/3, एक्सेलरेशन तो g/3 डाउन हो जाएगा ना। और कंजर्व करेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं, मास एंड g/2, मास तो कंजर्व रहेगा पर एक्सेलरेशन g/2 नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का कहानी नहीं है, एनर्जी और ये एक्सेलरेशन, एनर्जी कंजर्व रहेगा, एक्सेलरेशन g/3 आएगा, ठीक है। चिंटूज क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए इसे। हाँ, अगला सवाल बोल रहा है, 2 ब्लॉक ऑफ मास m and 2m आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, फर्स्ट ओनली फोर्स F1 इज अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट, लेटर ऑन ओनली F2 इज अप्लाइड फ्रॉम राइट, ठीक है। इधर पहले F1 लगाया गया, तो जब F1 लगाया गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया सिस्टम का, F1 डिवाइडेड बाई 2m + m 3m, है ना, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब जब ये एक्सेलरेशन आया तो ये अगर n1 लग रहा है, n1 लग रहा है, तो n1 जो है वो ही m इंटू इसके एक्सेलरेशन के बराबर आएगा, m के एक्सेलरेशन F1/3 के बराबर, 3m के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n1 का वैल्यू F1/3 आ रहा है, ठीक है। और जब सिर्फ फोर्स F2 लगाया गया तो F2 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m, है ना। अब जब टोटल मास 3m आ गया तो इस पे बड़े वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा इधर, ये नॉर्मल, वही इसको एक्सेलरेशन देने का काम करेगा, क्योंकि और फोर्स कोई लग नहीं रहा है। तो ये n2 जो है, n2 शुड बी इक्वल टू 2m मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो F2/3m, ये क्या ही क्वेश्चन है, 2F2/3m, तो n2 का वैल्यू कितना आ गया, n2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ m। अब चूंकि n1 n2 बराबर है, इसका मतलब F1/3 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ F2/3 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि n1 और n2 दोनों बराबर है, बोल रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से F1 कट गया, F1/F2 पूछा है, हमसे पूछा गया F1/F2 ही ना, तो 2:1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप तरीके से PYQ कर लिए, सारा हो गया काम तुम्हारा, PYQ कर लिए, सारा हो गया काम तुम्हारा, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और एक्यूरेसी बढ़ाओ, क्योंकि मेन गेम तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी का ही है NSCP में, ठीक है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 bodies A and B hanging in air at are tied to the end of the string which is passes over frictionless pulley, ठीक है, पुली है, इसके ऊपर से 2 रस्सी हैं ऊपर से गए हुए हैं, जो एक इधर लटका हुआ है ना, ठीक है। अब इस पे एक मास है, इसका 2 kg है, इस पे एक मास है, ये 3 kg है ना, 3 kg है। चलो हमसे पूछा क्या गया है, frictionless, the masses of the string and the pulleys are 2 kg and 3 kg, body A moves upward under the force equal to, भाई कितने फोर्स से अपवर्ड जा रहा है,
चलो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया 3g माइनस 2g, 3g माइनस 2g डिवाइडेड बाई 5g, है ना, सॉरी 5g नहीं बाबा, 5 है ना। ए नेट की अगर बात करें तो इतना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3g माइनस 2g दैट इज इक्वल टू g/5, g/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया मेरे लाल, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो t माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g दैट इज इक्वल टू t माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2। अच्छा टोटल फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे, हाँ तो टोटल फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया ना, दैट इज 4 न्यूटन, है ना, तो आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, टोटल फोर्स की बात कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बोल रहा है, बॉडी मूव अपवार्ड अंडर द फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, तो आंसर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख रहे हो, मतलब क्या ही पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो सेक्शन से अभी तक क्वेश्चन एक भी नहीं आया, मतलब अपने इसमें डिस्कशन में नहीं आया। चलो सर्कुलर मोशन का पार्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आई थिंक, हाँ स्ट्रिंग ए बी एंड ए सी ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और गामा दे रखा है 30 डिग्री, हाँ कनेक्टेड टू ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, इसका मास दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। हाँ आगे क्या बोल रखा है, when the shaft rotates at a constant angular speed omega, the ball travel in horizontal circle with the string incline and angle gamma 30 degree to the shaft if the टेंशन इन द स्ट्रिंग AC इज 4 न्यूटन, मतलब इसमें टेंशन दे रखा है कि 4 न्यूटन का टेंशन लग रहा है भाई, तो भाई बैलेंस कर लो ना, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स मान ले इसमें T1 है, इसमें T2 है, तो T1 T2 का साइन T1 का भी साइन, है ना, तो T1 प्लस T2 साइन ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्लियर बात। T1 T2 इंटू साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो T1 प्लस ऑफ T2 इंटू प्लस ऑफ T2 इंटू साइन ऑफ गामा, साइन ऑफ गामा का वैल्यू कितना है, गामा दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2 दैट इज इक्वल टू एम दे रखा है 200 ग्राम, तो 200 इंटू डिवाइड बाई 1000 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना होगा, ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 20 होगा, तो 20/100 दिस इज 1/5, है ना, ये भी कट गया, ये भी 1/5 हो गया, सही है, तो 1/25 यहाँ जाएगा T1 प्लस T2 बाई इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 25, ठीक है। ओके अब वर्टिकल फोर्स देख लो, T1 ये आ जाएगा T1 है ना, हाँ तो T1 कॉस ऑफ गामा, ये T2 कॉस ऑफ गामा, तो T1 माइनस T2 इंटू कॉस ऑफ गामा, ये आ जाएगा mg के बराबर, तो 200/1000 इंटू 10 10 10 10 10 10 10 10 कैंसिल, तो T2 का वैल्यू दे रखा है, तो T1 कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू 2 प्लस T2 कॉस ऑफ गामा, तो T1 कॉस ऑफ गामा का वैल्यू कितना आ गया भाई 2 प्लस T2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, द वैल्यू ऑफ T2 इज T2 कितना दे रखा है 4 न्यूटन, दिस इज 4 इंटू कॉस गामा √3/2, यहाँ हमने कुछ गलत किया, साइन गामा का वैल्यू 1/2 होगा भाई,
यहाँ गलत है, यहाँ गलत है ये। ठीक है। ओके, तो T1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? T1 इंटू √3 बाई 2 आ गया अपना 4 प्लस 4 √3 बाई 2, 4 कॉमन ले लें, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 ने 2 को चिर दिया तो T1 का वैल्यू आ गया 4 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3, ये T1 आ गया। ठीक है, यहाँ T1 रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 25, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो T1 का थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है ये। ठीक है, अब ये होना कितना चाहिए? 1 प्लस √3, ये 1 प्लस √3 कितना है? 4 इंटू 1 प्लस √3, 2.7 डिवाइड बाई ये 1.7, है ना। ये जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 17/27, 270, 270/17 कितना आ जाएगा? 170, 5, 85, 17 गुने 5 कितना होता है? 17×5, बता दो भाई। 17 इंटू 5 102, 85 85 होता है तो 50 8 43 200 के आसपास, तो 1.5 के आसपास आएगा ये। तो 4 इंटू 1.5 के आसपास आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। तो ये जो है अपना टेंशन जो है 6.26 न्यूटन दे रखा है यहाँ, है ना। अच्छा, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, ये कहना कैसे सही है ये तो अपन नहीं बता सकते। ओमेगा निकालना है ना। तो ओमेगा ये अगर 6.26 रखें यहाँ, या 6.6 ही रखें ना, 6.26 प्लस ऑफ 2 T2, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 25, तो 5 अंडर रूट ऑफ 10/2, 10/2, तो 10/2 आ जाएगा, ये लगभग 5, 10.26/5, तो ये 5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग जो है 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नज़दीकी में देखो 11 पॉइंट वाला 2 है, तो आंसर जो है करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट था, बट हाँ ऐसे सोल्व करेंगे इसको। क्लियर बात? समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तुम सारा PYQ कर रहे हो, हाँ कि ना? मैं दिख रहा नहीं? दिख रहा क्या? हाँ, सारा PYQ कर रहे हो जम के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं स्क्रीन से थोड़ा दूर हट जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए सब कुछ। अगले सवाल। Racing car moves along a circular track of radius b. The car starts from rest and its speed increases at the rate of constant alpha. Let the angle between the velocity and the acceleration be theta at time t. अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, है ना। शायद कल ही क्वेश्चन किए थे काइनेमेटिक्स में भी। चलो आज ही कर लेते हैं। तुम खुद कर लोगे क्या? एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट अल्फा से, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा कितना? अल्फा टाइम्स ऑफ टी, अल्फा इंटू टी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर बी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन इसका कहीं इधर आएगा, नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं आएगा, ए नेट कैसे आएगा? दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे कि अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट, यही तो रिजल्टेंट आएगा। अच्छा, ये एंगल कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू अल्फा टी बाई दिस, तो कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया चिंटूस? कॉस थीटा इक्वल टू आ गया
अल्फा टाइम्स ऑफ टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ अल्फा टी का अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर लेंगे तो अल्फा टी आ गया ये अल्फा। हाँ ठीक है, सही जा रहा है, कहीं दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये आंसर, ये तो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे गड़बड़ है। वेलोसिटी है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये इसका, ये एक्सेलरेशन तो अल्फा ही है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ही होगा, ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर टी होगा। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस, तो ये अल्फा की कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाहर अल्फा आ गया है ना, तो यहाँ जा 1 प्लस अल्फा के पावर 4, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। एलसीएम बी स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ आ गया है ना, अब बी को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ बी टी आ जाएगा, इसको डिलीट कर लें, और यहाँ आ गया बी, अल्फा ने अल्फा को चिर दिया, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, वापस से आप देख पाओगे बी टाइम्स ऑफ टी अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर टी के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? डी, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम मन काइनेमेटिक्स वाले पीआईक्यू में भी किए हुए थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगले सवाल क्यों चले, अगला सवाल क्या बोल रहा है बॉस, कि टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग फिक्स्ड विथ फिक्स्ड इन सेपरेटेड बाय हाइट h हैव देयर अदर इन टाइड टू बॉडी p, ओके, बॉडी p ऑफ मास सेम एज शोन इन द फिगर व्हेन द बॉडी ऑफ रोटेट्स, मतलब सोचो ना, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा, रट पे ऐसे घुमा रहा है, इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है इसमें। हाँ क्या है चिंटूस, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो तुम? तुम तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ, तो वही तुम दे तोड़ दे तुम्हारा, तुम तरीके से प्रैक्टिस करो, तरीके से प्रैक्टिस करो, अभी मात्र आज कुछ और दिन और बचे हुए हैं, 15-16 दिन के आसपास। हाँ, तो तरीके से भाई मेहनत करो, ये रंग लाएगा, ये रंग लाएगा, पक्का रंग लाएगा। चलो आगे अगले सवाल की ओर चले भाई, सेम कॉन्सेप्ट, पिछले सेशन वाला जो पीछा वाला क्वेश्चन था, सेम उसी तरीका ये भी क्वेश्चन है ना, डिस्कस किए कि इधर टेंशन टी है, यहाँ एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको रोटेट करवा रहा है, यहाँ ओमेगा दे रखा है जब आप देखोगे ये लेंथ अगर ये h है तो ये h/2 होगा, तो ये अगर h/2 है, इसको अगर अल्फा मान लें, इसको भी अगर अल्फा मान लें, तो क्या ये h/2 tan अल्फा हो जाएगा, ये जो लेंथ है h/2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फा हो जाएगा, है ना, h/2 tan अल्फा हो गया, ओके ओके, बहुत बढ़िया। नाउ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर को h/2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फा, ये जो है क्या t1 साइन अल्फा प्लस t2 साइन अल्फा के बराबर होगा, t1 प्लस t2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा के बराबर होगा मेरे लाल, है ना। सिमिलरली t1 माइनस t2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा जो है क्या mg के बराबर होगा, क्या ये बात आपको बताने की जरूरत है कि ये होगा t1 कॉस अल्फा, ये होगा t2 कॉस अल्फा, ये होगा t2 कॉस अल्फा, नीचे आ रहा है mg चिंटूस, नीचे mg आ रहा है, तो t2 कॉस अल्फा प्लस ऑफ mg जो है t1 कॉस ऑफ अल्फा के बराबर है, तो उसको उधर ले गए तो फाइनली अपना ये इक्वेशन बन जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, हमें पता है कि थोड़ा बहुत तो तुम जानते ही हो, है ना, थोड़ा बहुत तो तुम जानते ही हो। अब इसको डिवाइड कर दें, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड कर देना, एम ने एम को चिर दिया, ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर h/2 टाइम्स ऑफ जी tan ऑफ अल्फा, ये डिवाइड कर दो, बच जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन t1 माइनस ऑफ t2 इंटू tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा ने tan ऑफ अल्फा को चीर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर को हम, ये आ जाएगा अपना, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2
8g/h, 8 इंटू जी बाई एच इंटू एच डिवाइडेड बाई 2g, है ना, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस ऑफ T2। एच ने एच को चिर दिया, जी ने जी को चिर दिया, दिस इज 4, तो मतलब इसका वैल्यू 4 के बराबर है। तो 4 के बराबर है 4T1 माइनस T1, 3T1, 4T2 प्लस T2, तो 3T1 इक्वल टू 5T2, 5 टाइम्स ऑफ T2 जो है 3 टाइम्स ऑफ T1 के बराबर आएगा। पूछा गया तुमसे T1/2, तो T1/2 5/3 जो है T1/T2 के बराबर आ गया। ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बॉम्बे। बॉम्बे इज द शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है क्या है भाई कि a bead of mass 5 ग्राम can move without a friction on a piece of a wire bent in the form a semicircle of ring of radius 0.1 meter as shown in the figure, ठीक है। this ring can freely rotate about the vertical axis OY, इस एक्सिस के अबाउट OY के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर पाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। at what height will the bead say stay above the ground level OX, हाँ, if the semicircular wire revolves with the angular velocity of 10.63 रेडियन पर सेकेंड, अगर ओमेगा का वैल्यू 10.63 रेडियन पर सेकेंड है, तो समझो ना, अगर ये बीड है, यहाँ हमने बीड रखा, ओमेगा को रोटेट करवाना था, ये ऊपर चढ़ा 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 चढ़ा, यहाँ कहीं आया, रुक गया, है ना। तो भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसे मान लेते हैं, मान ले यहीं रुका है, ठीक है। तो मान ले ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो कितना ऊपर चढ़ा, मतलब ग्राउंड लेवल से ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो ये पूरा अगर आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ये जो एच होगा, एच होगा एच जो होगा आर इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा, आर इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा, ठीक है, एच का वैल्यू, है ना। अब ये क्या है, रेडियस क्या होगा, आर साइन थीटा, आर साइन ऑफ थीटा, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो इससे फोर्स जो लग रहा है ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ थीटा के बराबर लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, है ना, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जो कि नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है। ये तो अगर ये एंगल थीटा है, मतलब सॉरी ये एंगल थीटा है, और इस पे अगर टेंजेंट डालें हम, तो ये तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसको इसे वर्टिकल डाल लो, वर्टिकल ऐसे यहाँ से पॉइंट पे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वापस से थीटा हो जाएगा। तो ये अगर फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। और ये जो फोर्स है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये वर्टिकल इस फोर्स के बराबर। अगर ये एंगल थीटा है, इसको एक्स एक्सटेंड करे तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि एम जी साइन ऑफ थीटा जो है, ये आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, एम टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा को चिर दिया, एम ने एम को चिर दिया, ठीक है। तो जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। हमें चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, तो एच का वैल्यू आ गया आर इंटू 1 - जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर, जी बाई जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर। तो एच का वैल्यू आ जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर
आर माइनस ऑफ जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर ने आर को चीर दिया, तो एज का जो वैल्यू है मेरे भाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस ऑफ जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बात? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, जी मालूम है, हाँ, एज का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आप करोगे कैलकुलेट, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आंसर जो है ए आएगा आगरा 0.013 मीटर। मैंने कर रखा है, हम पे विश्वास रखो, ठीक है, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको तरीके समझ में आ रही होगी बातें, है ना। एनएलएम फ्रिक्शन का यही तक टॉपिक था अपना, ठीक है, इतना ही लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से ना, बेसिक मैकेनिक्स वाले पोर्शन से, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इससे हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखो, पूरा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखो। जब अगले क्लास, अगला सेशन जो है किसका डिस्कशन रखेगा अपन, वर्क पर एनर्जी का, कंप्लीट वर्क पर एनर्जी। ठीक है, तो वो पूरा बना करके रखो आप, और फिर उससे फिर डिस्कशन करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा, है ना। आपके फ़ायदे के लिए हम और हमारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है, जी जान से लगी हुई है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, ओके, शबा खैर।